दोस्तों, नए इनकम टैक्स बिल 2025 में अगर किसी कॉर्नर को सबसे ज्यादा सुव्यवस्थित किया गया है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज किया गया है, लॉ को बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है, तो वो कॉर्नर है चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस। चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स कानून है, सरकार ने बताया कि पहले 12,800 शब्दों का प्रयोग किया जाता था चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए कानून को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखने के लिए। अब नए इनकम टैक्स बिल 2025 में केवल 7,600 शब्दों में ही चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए कानून को लिखा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा और हमारा ये चैनल खास तौर पर समर्पित है चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि नए इनकम टैक्स बिल 2025 चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए कितना बदला, कहां कहां क्या क्या चेंजेस आए हैं चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, अब इन सभी टर्म्स को केवल एक कॉमन नाम दिया जाएगा, रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, RNPO, रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आप कुछ भी हैं। अब रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है कि आप एक संस्था हैं। यदि आपके पास 12AB का या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन है और यह रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया गया है, तो आप रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब हमें लंबे लंबे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है कि चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। नो, अब इन सब के लिए एक कॉमन वर्ड है इन द इनकम टैक्स बिल 2025, दैट इज रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यह सबसे पहला बदलाव आपको ध्यान रखना है। सरकार ने हमें बताया कि नया इनकम टैक्स बिल 2025, इसमें कम से कम 1200 से ज्यादा प्रोवाइजोस को, 900 से ज्यादा एक्सप्लेनेशंस को रिमूव किया गया है। पुराना कानून बहुत ही जटिल हो चुका था, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए जितने प्रोवाइजोस थे, एक्सप्लेनेशंस थी, उनको अब सब सेक्शंस, सब क्लॉजेस की फॉर्म में बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ज्यादा टेक्निकल लीगल वर्ड्स को यूज ना करते हुए आम भाषा में समझाने की कोशिश की है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 में क्या बदलाव आया है सेक्शंस वाइज, अब इसको डिस्कस करते हैं। नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सेक्शन 332 से लेकर सेक्शन 355, इन सेक्शंस में चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन या रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े इनको क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, कब इनको रजिस्ट्रेशन कराना है, रिटर्न ऑफ इनकम कैसे फाइल करनी है, ऑडिट कब करवाना है, स्पेसिफाइड वायलेशंस क्या हैं, एग्जिट टैक्स किन किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा। तो ये सारा का सारा एक एक सेक्शन में, सेक्शन 332 से लेकर सेक्शन 355 के बीच में, इन सारे प्रोविजंस को बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। पहले इनको पढ़ना, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए कानून को पढ़ना, समझना, इसे इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब तक क्या है, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जो कानून है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, ये सेक्शन 11, 12, 13, सेक्शन 10 क्लॉज 23C में इसको मेन रूप से दिया गया है। कहीं कहीं पे इसे टुकड़ों टुकड़ों में, कहीं सेक्शन 115 BBI, सेक्शन 115 BBC, एग्जिट टैक्स, ये पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं कहीं पे स्कैटर्ड थे। अब रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जितने भी प्रोविजंस हैं सेक्शन 332 से शुरू होंगे और सेक्शन 355 तक दिए गए हैं। अब तक क्या है, सेक्शन 10 क्लॉज 23C शायद पूरे इनकम टैक्स एक्ट का सबसे लंबा और सबसे बोरिंग सेक्शन था। इसी सेक्शन में ही कम से कम 15 सब क्लॉजेस थे, 24 प्रोवाइजोस थे। ऐसे ही जो एग्जिस्टिंग सेक्शन 11 है, इसमें 13 एक्सप्लेनेशंस हैं
16 प्रोवाइजोज हैं जिसके कारण सेक्शन 11, सेक्शन 10, क्लॉज 23C इनको पढ़ना, इनको समझना लगभग असंभव हो चुका था। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखा गया है सेक्शन 332 से लेकर सेक्शन 355 के बीच में। हमें अपनी बहुत सारी आदतें बदलनी होंगी। सेक्शन 12AB या सेक्शन 10 क्लॉज 23C के रजिस्ट्रेशन को अब हम भविष्य में सेक्शन 332 का रजिस्ट्रेशन कहेंगे। सेक्शन 80G की अप्रूवल को आप भविष्य में सेक्शन 354 की अप्रूवल कहेंगे। अभी तक आप अपने डोनर्स को जो डोनर्स आपको डोनेशन देते हैं, जब वो टैक्स बेनिफिट क्लेम करते हैं तो इसे सेक्शन 80G की डिडक्शन कही जाती है। अब आप सेक्शन 80G की डिडक्शन नहीं बल्कि आप कहेंगे आपके डोनर को सेक्शन 133 की डिडक्शन देनी है। जब आपका डोनर आपको डोनेशन देगा, आप उस डोनेशन की रसीद देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 133 की डिडक्शन को क्लेम करेगा। एक और सिंप्लीफिकेशन, हालांकि वो सिंप्लीफिकेशन आधी है, मैं मानता हूं। सिंप्लीफिकेशन क्या है? सेक्शन 12AB में रजिस्ट्रेशन वर्ड का यूज किया जाता है। सेक्शन 10 क्लॉज 23C में अप्रूवल वर्ड का यूज किया जाता है। अब नए इनकम टैक्स बिल 2025 में केवल रजिस्ट्रेशन वर्ड का ही यूज किया गया है। अप्रूवल वर्ड का यूज अब हटा दिया गया है। तो आपके पास सेक्शन 12AB का रजिस्ट्रेशन है या सेक्शन 10 क्लॉज 23C का रजिस्ट्रेशन है। हालांकि आई फेल टू अंडरस्टैंड सेक्शन 80G के अप्रूवल को अभी भी सेक्शन 354 की अप्रूवल ही कहा जाएगा। तो यह आपको समझना है। चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस, जिसको अब हम रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, इसका आधार क्या है? चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन को एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 2 क्लॉज 15 में डिफाइन किया गया है। अब नए इनकम टैक्स बिल 2025 में चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन को आप सेक्शन 2 क्लॉज 23 में पढ़ेंगे। डेफिनेशन एज इट इज है, नीचे के प्रोवाइजो को हटा दिया गया है, नीचे के प्रोवाइजो को एक इंडिपेंडेंट सेक्शन बना दिया गया है। तो चैरिटेबल पर्पस सेक्शन 2 क्लॉज 23 पहले की तरह ही डेफिनेशन है। सेक्शन 2 क्लॉज 23 says चैरिटेबल पर्पस इंक्लूड्स रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, और आखिरी लिंब है द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अब इस आखिरी क्लॉज के नीचे एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोवाइजो होता है कि यदि आप एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में क्लासिफाइड हैं आपकी एक्टिविटीज, तो आप इन एक्टिविटीज में कॉमर्शियल, तो आप इस लिंब में कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। यदि कॉमर्शियल एक्टिविटीज करनी है तो उसके लिए दो शर्तें हैं। नंबर 1, कॉमर्शियल एक्टिविटीज मैक्सिमम एक साल में आपकी टोटल रिसिप्ट्स का 20% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और आप इन एक्टिविटीज को करते समय ये जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो कर रहे हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 23C के नीचे से अब वो पहले वाला प्रोवाइजो डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। उस चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन को केवल एक्टिविटीज तक ही लिमिटेड रखा गया है। जो प्रोवाइजो की इंप्लीकेशन है उसे अब एक इंडिपेंडेंट सेक्शन में डाली गई है, सेक्शन 346। तो आप बहुत ही आराम से ये समझ सकते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 15 के नीचे जो पहले प्रोवाइजो था बहुत ही टेक्निकल था, अब उसे एक इंडिपेंडेंट सेक्शन 346 में उसे शिफ्ट कर दिया गया है। ओवरऑल मतलब वही है। अब रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की टैक्सेबिलिटी दो प्रकार से निकाली जाएगी, सेक्शन 345 और सेक्शन 346। सेक्शन 345 क्या है कि यदि आप चैरिटेबल पर्पस के ऊपर के 6 लिंब में काम कर रहे हैं, अगर आप चैरिटेबल पर्पस के रिलीफ ऑफ द पुअर में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं, योगा में काम कर रहे हैं, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, बस यहां तक, अगर आप यहां तक काम कर रहे हैं तो आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज, द कॉमर्शियल एक्टिविटीज मस्ट बी इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ योर मेन ऑब्जेक्ट्स। एंड नंबर 2, इसके साथ साथ आप इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज के सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं। तो पहले भी ऐसे ही था, लॉ वाज लाइक दिस ओनली। अब
जो चैरिटेबल पर्पस में सबसे आखिरी लिंब है, सबसे आखिरी का लिंब है द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अगर आप एक ऐसे रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं, तो आपकी टैक्स ट्रीटमेंट सेक्शन 346 से गवर्न होगी। सेक्शन 346 में 3 कंडीशन डाली गई हैं। नंबर 1, आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं जीपीयू के अंडर, ये आप कर रहे हैं इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटीज। नंबर 2, आपकी एक्टिविटीज जो आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, इनसे आने वाला रेवेन्यू एक साल में ग्रोस रिसिप्ट्स का मैक्सिमम 20% से एक्सीड नहीं कर सकता। और तीसरी कंडीशन, आप इन कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए एक सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो जो सेक्शन 2 क्लॉज 15 पहले बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, अब उसे सेक्शन 2 क्लॉज 23 रेड विद सेक्शन 345 एंड 346 में इसे आप बहुत ही सिंप्लीफाइड और एक स्पेसिफिक स्ट्रीमलाइन मैनर में आप इसे पढ़ सकते हैं। कॉर्पस डोनेशंस, कॉर्पस डोनेशंस अभी तक के कानून में भी टैक्स एग्जम्प्ट है। नए इनकम टैक्स बिल में भी, नए इनकम टैक्स बिल 2025 में भी कॉर्पस डोनेशन एग्जम्प्ट ही है। कॉर्पस डोनेशंस, कॉर्पस डोनेशंस को अभी तक हम सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी में पढ़ते आए हैं कि जब भी कोई डोनर डोनेशन देने के साथ आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी देता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन भी देता है, और ये कॉर्पस डोनेशन आपने मेंटेन की है, इन्वेस्ट की है, डिपॉजिट की है एज पर सेक्शन 11 सब सेक्शन 5, तो इसे इन कॉर्पस डोनेशंस पे आपसे टैक्स नहीं लिया जाता। तो कॉर्पस डोनेशन की डेफिनेशन अब भी वैसे की वैसी है। तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी जो कॉर्पस डोनेशन को डील करता है, पहले कॉर्पस डोनेशन को एक सब क्लॉज में डिफाइन किया गया था, अब कॉर्पस डोनेशन को डील करता हुआ एक इंडिपेंडेंट सेक्शन 339 रखा गया है। तो इस तरह से चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन यानी कि रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सेक्शन 332 से लेकर सेक्शन 355 के बीच में बहुत सारे प्रोविजंस को सिंप्लीफाई किया गया है, आसान भाषा में लिखा गया है। यही एक मकसद है नए इनकम टैक्स बिल 2025 का। तो रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका कोई सवाल है कि हमारे लिए क्या बदला है, आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो मुझे ज़रूर ईमेल करें, मुझे आपको जवाब देने बहुत खुशी होगी। मिलते हैं नए इनकम टैक्स बिल 2025 के कुछ और प्रोविजंस को डीकोड करते हुए अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।